Hello and welcome to Skynomics Academy. My name is Sunil Kumar Yadav and we are going to discuss manufacturing industries part second. आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ क्या पढ़ा था, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है, किस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो लाइबल है या कहीं ना कहीं आइडियल इंडस्ट्रीज होते हैं, कि किस तरीके से आइडियल लोकेशन होता है, आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। देखो मेनली तीन तरीके से मैंने समझाया था क्या कि इंडस्ट्री तीन तीन सेक्टर्स में बांटा जाता है, या बोला जाए तो तीन सेक्टर इन द सेंस क्या कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हिसाब से, एक उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर करके उसको एक प्रोसेस दे रहा है और प्रोसेस देके किस तरीके से एक आइडियल लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो तीन सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर। तीन सेक्टर में बांटा गया हमारे इकोनॉमी को। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, और ये हमारे इकोनॉमी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था फर्स्ट पार्ट में, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाकर एक बारी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट सेकंड में चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ते चलते हैं एक एक कर कर। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट सेकंड में अगर देखा जाए तो पार्ट सेकंड में हम लोगों को बेसिस पढ़ना है कि ऑन व्हाट बेसिस द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, कि इंडस्ट्रीज जो है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किस किस चीज़ों पर क्लासिफाइड हो सकता है। तो पहले किस चीज़ पर क्लासिफाइड हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाइड किया जाता है। तो रॉ मटेरियल के हिसाब से अगर क्लासिफाइड किया जाए, रॉ मटेरियल इन द सेंस क्या कि अगर एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जैसे हो गया पोटैटो, तो पोटैटो का अगर चिप्स हो गया तो चिप्स वो क्या हो गया कि रॉ मटेरियल हो गया। अगर उसको दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होगा कि आयरन ओर, अगर आयरन ओर हो गया, ठीक है, तो आयरन ओर क्या है, एक रॉ मटेरियल है जो भी जिसके थ्रू हम लोग मेटल वगैरह बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आयरन रॉड वगैरह बनाते हैं, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, अगर मेन रोल की बात की जाए तो एक बेसिक है कि बेसिक फैसिलिटी जो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। एक क्या कि कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री होता है, कि किस तरीके से कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री को सारा प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों तक पहुंचाया जाए। थर्ड क्या है, ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि मनी हम किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो मनी दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप लार्ज स्केल पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसके बारे में मैं बताऊंगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कब बोलते हैं। ठीक है, आगे वाले स्लाइड में। फोर्थ वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब अधिकार के हिसाब से, कि भाई उसका मेन जो कर्ता धर्ता है वो कौन है। तो पहला कौन है, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंसान जो ओन कर रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। और कोऑपरेटिव क्या, बहुत सारे लोग होते हैं, दो चार मोहल्ले या पांच मोहल्ले के लोग मिल गए साथ में और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी बना दी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का बैठा दिए और वो लोग फिर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं मार्केट में। देन वी कैन कॉल इट एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ज्वाइंट सेक्टर अगर एक से दो लोग, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, अगर वो इंडल्ज होके अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, देन इट कैन बी कॉल्ड एज ज्वाइंट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है, बेस्ड ऑन अ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो एक हेवी इंडस्ट्री होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं, एक लाइट इंडस्ट्री होते हैं जो बहुत थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं, उतने हेवीली प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं या हेवीली डिपेंडेंट नहीं रहते हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों ने पांच पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, या ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनरशिप के हिसाब से, और बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड के हिसाब से, हेवी एंड लाइट इंडस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पांच तरीके से इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या किसको हम लोग एज अ इंडस्ट्री बोलते हैं या किसको एज अ हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे बोलते हैं भाई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग बोलते हैं जिसमें अगर 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम है, लेस होगा,
ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, अगर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, मोर हो गया, देन इट कैन बी कॉल्ड एज, क्या होगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये सब कौन सा इंडस्ट्री है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लार्ज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किससे बोलते हैं। चलिए एक एक कर अब डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस करा था क्या, कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो दे ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मैंने बोला अभी क्या किया, अगर पोटैटो है तो अगर पोटैटो है तो पोटैटो से अगर चिप्स बन रहा है, ठीक है, तो चिप्स बन रहा है तो ये एग्रो बेस्ड है ना, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। अगर प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से आ रहा है देन वी कैन कॉल्ड इट एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। कि ये जो इंडस्ट्री है जो चिप्स बना रहा है तो वो कौन सा इंडस्ट्री है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री चिप्स है। जैसे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आता है। जैसे एग्जांपल टेक्सटाइल, कॉटन। कॉटन क्या है? कॉटन एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर कॉटन हम लोग करते हैं, खेती करते हैं कॉटन की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के थ्रू। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के थ्रू जो भी चीज़ आ रहा है और मार्केट में जा रहा है, देन वी कैन कॉल्ड इट एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, फिर क्या हो गया? जूट, सिल्क एंड वुलन, जैसे रबर हो गया, या शुगर इंडस्ट्री हो गया, या कॉफ़ी इंडस्ट्री हो गया, या टी इंडस्ट्री हो गया, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री हो गया, दे आर कॉल्ड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड क्या है? मिनरल बेस्ड। अब मिनरल बेस्ड क्या होता है भाई? दे ऑप्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल से वो लोग अपने रॉ मटेरियल को ऑप्टेन करते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील, ये लोग क्या होता है, इन लोगों का प्रॉपर रॉ मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो लोग ऑप्टेन करते हैं। तो रॉ मटेरियल के थ्रू ऑप्टेन कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों का एक ओर होता है कि जो आयरन ओर होता है, या स्टील जिससे बनता है, या एल्यूमिनियम हो गया, या सीमेंट का एक अलग से पहले से रॉ मिनरल से बनता है आके, रॉक्स वगैरह से। तो हम लोग वो क्या बोलेंगे कि वो कौन सा इंडस्ट्री है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मशीन का टूल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सब सारा काम मिनरल से रिलेटेड है, या ज़मीन के अंदर से निकाल के खोद के निकाला जाता है, देन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड दोनों समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ ओनरशिप हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर में, कि 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द ओनरशिप होता है। अब 4 टाइप्स क्या क्या होता है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, 1 मिनट। ओनरशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है? पब्लिक सेक्टर्स, है कि नहीं? पब्लिक सेक्टर कौन? जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। अब गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है देन दैट पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज इज नोन एज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। क्या किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू। जैसे एग्जांपल हो गया भेल हो गया, सेल हो गया, ये सब सारे कंपनीज कौन से सेक्टर के हो गए? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर फिर सेकंड में था, वो TTSCO, बजाज ऑटो हो गया, डाबर इंडस्ट्री हो गया, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। ये सब सारे कौन से हैं? जो प्राइवेट इंसान होल्ड करके रखे हुए हैं। तो जो ओन्ड एंड ऑपरेट किया जाता है बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर्स। थर्ड क्या? ज्वाइंट सेक्टर्स। अगर पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिल जाए, मतलब क्या, कि गवर्नमेंट है प्लस प्राइवेट दोनों अगर मिलकर काम करें, देन वी कैन कॉल्ड इट एज अ ज्वाइंट सेक्टर्स इंडस्ट्री। देखो, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री अगर दो प्राइवेट भी मिल जाए ना साथ में, तो भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अगर साथ में आके मिल रहा है तो PPP थ्योरी पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, ये PPP थ्योरी होता है। अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स भी अच्छे तरीके से मिलेगा। PPP थ्योरी पर अगर कोई इंडस्ट्री खोला जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव क्या होता है? देयर आर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ, है कि नहीं? वहाँ सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं प्रोड्यूसर हो, या जो वर्कर्स हो, या फिर बोथ हो, सारे लोग एक साथ आके मिलकर काम कर रहे हैं। दे पूल्ड इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। मतलब क्या, कि सारे लोग पैसा लगाते हैं, जैसे हो गए वर्कर, अब साथ में जो काम कर रहा है वर्कर भी लगा रहा है, प्लस जो प्रोड्यूसर है वो भी लगा रहा है, प्लस जो मार्केटिंग कर रहा है वो भी लगा रहा है, प्लस जो अगर साथ में बोला जाए कि जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी। तो कहीं ना कहीं ये सारे अगर एक साथ मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं ना, देन वी कैन कॉल्ड एज
कोऑपरेटिव सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सब चारों एक साथ कोऑपरेट कर कर काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, देन वी कैन कॉल्ड इट एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन करदला। करदला मतलब शुगर इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में होता है, वो बहुत सारे शुगर जो भी फार्मर्स रहते हैं ना, छोटे छोटे फार्मर्स सारे एक साथ मिलकर एक अपनी यूनिट बना लेते हैं वो लोग, और फिर एक साथ प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हैं। तो वी कैन कॉल्ड इट एज अ कोऑपरेटिव। क्यों? क्योंकि कॉपरेट कर कर वो लोग एक दूसरे के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस है, आप लोग साथ ही साथ पढ़ते जाओ। क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों एक यूनिक पोजीशन हेल्ड करके रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का जो मार्केट है। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर 14%। अकेला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो 14% एक्वायर करके रखा है पूरे मार्केट को, अगर बोला जाए इंडस्ट्रीज को। इट एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल्स आफ्टर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री करता है। 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली। कि 35 मिलियन मतलब क्या? 1 मिलियन मतलब 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, तो 35 मिलियन क्या होगा? 3.5 करोड़ लोग को, 3.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली ये एम्प्लॉयमेंट देता है। इट शेयर्स इन अ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सिग्निफिकेंटली अबाउट 24.6%। और क्या कि जो एक्सपोर्ट करता है हमारे देश से, जो एक्सपोर्टिंग होता है वो इतना होता है 24.6%, और जो बाहर से जो पैसा आता है वो इतना आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं कपड़ों को। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 4% ऑफ द जीडीपी। और पूरे जीडीपी में, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना कर रहा है ये? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये 4% दे रहा है हम लोगों को इकोनॉमी में, वैल्यू चेन ऐड कर रहा है, ताकि जो हमारा जीडीपी जो ग्रोथ होता है, जो भी जीडीपी ग्रोथ हो रहा है वो 4% इसकी वजह से हो रहा है, मतलब ठीक है 100% में से। तो अकेला ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना, तो इसीलिए एक यूनिक पोजीशन हेल्ड करके रखता है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? फैक्टर फॉर कंसंट्रेशन ऑफ लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। जो जनरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खास करके कॉटन हो या पॉलिस्टर हो, तो वो सब महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा देखते हो। कि सूरत हम लोग बोलते होंगे, तो सूरत से नाम क्या आता है यार? कपड़ों का वहाँ पर पूरा फैक्ट्री है, मतलब क्या, वहाँ क्लोथिंग का बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं सारा जो मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है या मेनली जो एक्सपोर्ट होता है वो सारा गुजरात से होता है, और ख़ास करके सूरत को एज ए आइडियल लोकेशन माना गया है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो ये क्यों है आखिर, क्या क्या है, क्यों ये महाराष्ट्र और गुजरात में? क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात पहले दोनों एक साथ ही थे। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, तो ये एक साथ कॉन्सेंट्रेट थे, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एक लोकेशन है वो वहीं पर सीमित रह गया। तो क्या इसका कारण है? दो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज एबुडेंट एंड चीप। कि वहाँ की जो रॉ मटेरियल है, कॉटन का जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो बहुत चीप है और बहुत आसानी से मिल जाता है, और इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन जहाँ से अच्छे से रॉ मटेरियल आए। मोस्ट क्लाइमेट एंड कोस्टल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वो समंदर है साथ बगल में, तो कहीं ना कहीं मॉइस्ट स्टेट्स है, और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बोला गया है कि जिसके थ्रू हम लोग उसको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इकोनॉमी को। फिर क्या है कि जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी ठीक है। एंड एक्सेसिबल, अब पोर्ट जल्दी अवेलेबल है, बहुत आसानी से जो पोर्ट, जहाँ जिस जगह पर आराम से वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लगाया जा सके। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जिस जगह पर जो रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड रखा जाता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों? क्योंकि समंदर के किनारे बसा हुआ है भाई, और वहाँ से एक्सपोर्टिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है उसको पोर्ट तक पहुँचाने के लिए, इसीलिए। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ मार्केट एज अ कॉटन क्लोथ आर आइडियल टू वियर। और एक और बात है क्या कि जो कॉटन क्लोथ है वो बहुत फ्रिक्वेंटली लोग पहनते हैं,
क्योंकि वार्म और ह्यूमिड स्टेट है वो, और वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या कॉटन कॉटन शर्ट वगैरह पहनते हैं या कॉटन पैंट वगैरह। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उतना ठंड नहीं पड़ता है जिस तरीके से अगर नॉर्थ वाले में पड़ा बोला जाए, जैसे दिल्ली या देहरादून साइड में पड़ता है, तो उस तरीके से वहाँ पर ठंड नहीं पड़ता है। तो इस वजह से वो आइडियल लोकेशन एक महाराष्ट्र और गुजरात को बोला गया है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर दैट कंसंट्रेट और लोकेशन ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो ये आप 4 पॉइंट लिख दोगे, वो फेयर इनफ होगा। अगर 5 नंबर का भी क्वेश्चन है ना, देन यू कैन गेट अ एनफ मार्क्स। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, एक बहुत अच्छा टॉपिक है क्या कि प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रहे हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, है कि नहीं? क्योंकि देखो बहुत सारा प्रोज के साथ कॉन्स भी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, पावर सप्लाई इज इरेक्टिक इन आर कंट्री। पावर सप्लाई मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी उस तरीके से प्रोवाइड नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी हो या कोयला हो जिसके थ्रू वो पूरा इंडस्ट्री चलता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो जो अवेलेबिलिटी है वो उस मायने में नहीं है। अब सोचो कि अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऑर्डर पूरा करना है, अब 3-4 घंटे या 10 घंटे लाइन ही नहीं रहा वर्किंग आवर में, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाएगा ना, और वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सेकंड क्या, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी अपग्रेडेड स्पेशली द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। की वीविंग हम लोगों के पास उतने तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं है। मतलब जो जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अपग्रेड होना चाहिए वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं हो पा रहा है उस वजह से, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लो आउटपुट ऑफ लेबर, कि लेबर जल्दी से नहीं मिलते हैं उस तरीके से, और लेबर मिलते भी हैं तो दे कॉस्ट हायर। और हमारे देश में बोला गया है कि चीप लेबर बहुत आसानी से पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब लेबर भी उस तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। वी स्टिल नीड्स अ इंपोर्ट ऑफ कॉटन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन आवर कंट्री हैज इंक्रीज। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखो क्लोथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल है ना, वो अभी भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये भी है कि जो हम लोग इंपोर्टिंग ऑफ रॉ कॉटन जो कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं बिग फैक्टर है, जिसकी वजह से हम लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहा है। स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, और जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, उससे थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है अब कॉटन प्लस पॉलिस्टर का। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि लोग ठीक है कॉटन पहनना चाहते हैं, लेकिन जो वुलन क्लॉथ वुलन वगैरह है वो सब ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ठंडे देशों में। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। तो 4 प्रॉब्लम है, लो आउटपुट ऑफ द लेबर, मशीनरी हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, पावर सप्लाई में कभी कल दिक्कत आ जाता है, और फोर्थ वन क्या, स्टिफ कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत स्टिफ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके बाद क्या है नेक्स्ट टॉपिक, चलिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ हुगली। हुगली रिवर में ही क्यों जूट इंडस्ट्री वगैरह जो सेटअप है वो आसानी से वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा है क्या कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हुगली रिवर के आसपास ही कर रहे हैं। या क्यों कंसंट्रेट किया है कि जूट जूट का जो भी प्रोडक्शन होगा वो हुगली रिवर के किनारे ही होगा। प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन हुगली बेसिन, कि वहाँ पर आसानी से मौजूद हो जाता है या आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और प्रोड्यूसिंग जो एरिया है उसके आसपास ही है, नियर बाई है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, की वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट वो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है इस वजह से। ठीक है, इट इज़ वेल कनेक्टेड टू द गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वहाँ रेलवेज भी कनेक्शन है, वाटरवेज भी कनेक्शन है, रोडवेज भी कनेक्शन है। इसलिए जो जूट अगर कोई खेत से जूट इंडस्ट्री तक, क्योंकि जूट को बनाने में बहुत वाटर लगता है, तो वाटर का जो अवेलेबिलिटी है वो होना जरूरी है। एबुडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट, यही है कि नहीं, कि रॉ जूट को अगर अच्छे से जूट में कन्वर्ट करना है फिनिश प्रोडक्ट में, तो वाटर की ज़रूरत होती है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, कि ये सब बिहार या वेस्ट बंगाल हो गया या उड़ीसा हो गया या उत्तर प्रदेश में चीप लेबर मौजूद ये अवेलेबल हो जाते हैं। अगर चीप लेबर रहेगा तो वो कॉस्टिंग कम पड़ेगा ना जूट का, तो कॉस्टिंग कम पड़ेगा तो वो ज़्यादा बिकेगा भाई, सीधी सी बात है। कोलकाता एज अ पोर्ट एज अ लार्ज अर्बन सेंटर, और जो कोलकाता का पोर्ट है वो एक लार्ज अर्बन है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे क्योंकि जो ब्रिटिश जो था वो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ खोला था, हुगली रिवर के किनारे, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक शुरुआत से ही प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। इसीलिए जूट इंडस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेट हुआ पड़ा है
हुगली रिवर के किनारे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब देखो छोटा छोटा है, रीजन फॉर द लोकेशन ऑफ शुगर मिल क्लोज टू द फील्ड। क्यों शुगर का जो मिल है वो जैसे बहुत सारे खेत है, अगर मान लो यहाँ 100 खेत हैं तो 100 खेत हैं उसके बीच में ही क्यों शुगर मिल को लगाया जाता है, या जो सबसे नज़दीक है। क्यों? क्योंकि द रॉ मटेरियल यूज शुगर कैन इज बल्कि इन पेरिसेबल, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाता है अगर रॉ मटेरियल यूज होता है। तो जैसे शुगर कैन लाएँ तो शुगर कैन ला के उसको कहीं हम लोग ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत प्रोवाइड करेगा, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज इट्स सुक्रोज कंटेंट्स ड्राइज अ फास्ट, कि जो उसके अंदर जो रस रहता है, जो शुगर के केन के अंदर जो रस रहता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है अगर आप लंबे समय तक उसको पैक करके रखोगे, इसीलिए उसको एक प्रॉपर तरीके से चाहिए। इट शुड बी प्रोसेस विद इन द 24 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट के बाद वो 24 आवर्स में आपको कहीं ना कहीं उसका जूस निकाल लोगे तो फिर आपको एक सफिशिएंट तरीके से जूस प्रोवाइड होगा, या सफिशिएंट तरीके से आप शुगर बना सकते हो, या कहीं ना कहीं कुछ भी लार्ज स्केल पर गुड़ वगैरह जैगरी वगैरह जो बना सकते हो आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जो शुगर मिल का लोकेशन वो बहुत नज़दीक रखा जाता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट, कि अब शुगर इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है भाई? केन प्रोड्यूसिंग हियर हैज़ हायर सुक्रोज कंटेन, कि जो वेस्टर्न है ना, जो वेस्टर्न खास करके वेस्टर्न में कौन आता है भाई? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और सदर्न में कौन आता है? सदर्न में आता है तमिलनाडु वगैरह, चेन्नई वगैरह। क्यों? यहाँ गर्मी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से जो वहाँ के जो शुगर केन में होता है वो ज़्यादा सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, शुगर केन में ज़्यादा सुक्रोज मतलब ज़्यादा मीठापन होता है। तो क्यों? क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट और कूलर क्लाइमेट इंश्योर्स अ लॉन्गर ग्रोइंग एंड क्रशिंग सीजन्स, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत कूलर भी रहता है और थोड़ा बहुत वहाँ पर क्या है कि वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से लॉन्गर ग्रोइंग इन क्रशिंग सीजन में रहता है। कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट, कि जो क्रशिंग जो कोऑपरेटिव्स है वो और ज़्यादा इस स्टेट्स में फेमस है। क्यों? क्योंकि वो लोग कोऑपरेटिव, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव जो इंडस्ट्री बेस्ड है वो ज़्यादा महाराष्ट्र वगैरह में है, तो केरला वगैरह में या करला वगैरह में, तो वो इस वजह से कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट पर हो रहा है वो। और वहाँ पर हेक्टेयर है वो बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन है, तो ज़मीन के हिसाब से भी उसको एक लंबा समय चाहिए, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चाहिए जिसके थ्रू आप शुगर केन को और अच्छे से आप लगा सकते हो और समय तक छोड़ सकते हो। इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा है, जिस वजह से जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट हो रहा है शुगर केन इंडस्ट्री। अब आयरन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? ठीक है, शुगर केन इंडस्ट्री आयरन क्या है? इट इज अ बेसिक एंड अ की एंड हेवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हेवी इंडस्ट्री माना जाता है, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सेंस कि किस तरीके से हम लोग अपने कंट्री के इकोनॉमी के लिए, तो कंट्री के इकोनॉमी के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आयरन इंडस्ट्री क्यों कंसंट्रेटेड है? छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन कौन? झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ के रीजन में ही छोटा नागपुर प्लेटू रीजन बोलते हैं। तो ये वहाँ तक ही क्यों सीमित है? क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर इज माइंड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर होता है ना, आयरन ओर होता है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के आसपास में होता है, और वो सब कहीं ना कहीं का छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में आता है। तो इस वजह से क्यों? क्योंकि वहीं पर है भाई, वहीं पर आयरन हो रहा है, वहीं पर मिनरल, वहीं पर हम लोग इंडस्ट्री वगैरह लगा दिए, इस वजह से वहाँ ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ हो गया है कि नहीं। फिर हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन अ लो प्रॉक्सिमिटी, कि ज़्यादा मेहनत करके नहीं आसानी से वो अवेलेबल हो जाता है रॉ मटेरियल। ठीक है, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर अवेलेबल है। वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल ऑफ होम मार्केट वहाँ और अच्छे से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, और है भी वहाँ पर वास्ट ग्रोथ हो रहा है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर कंसंट्रेट किया हुआ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर रीजन पर। फिर 6 1 क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, बिकॉज दिस रीजन हैज़ मेनी थर्मल एंड हाइडल पावर। देखे होगे हाइडल पावर प्लांट, जैसे दामोदर वैली वाला, तो दामोदर जो वैली जो भी वाटर प्लांट है, या वाटर प्लांट क्या थर्मल प्लांट एंड हाइडल प्लांट है, वो सब बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ अवेलेबल है। इस वजह से कहीं ना कहीं पावर की भी दिक्कत नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत नहीं होती है, और अच्छे तरीके से वो प्रोडक्शन कर पाता है आयरन एंड स्टील का। ठीक है, तो इस वजह से छोटा नागपुर रीजन में वो कॉन्सेंट्रेट है।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट इज़ लाइट मेटल, वो बहुत हल्का मेटल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट ऑफ अब कोरोजन मतलब क्या, उसमें जंग वगैरह बहुत कम लगता है। जंग, कोरोजन मतलब जंग लगना। ठीक है, तो जंग लगना वगैरह बहुत कम लगता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेता है। हीट को, अडेप्टेबिलिटी ऑफ हीट भी क्या है, बहुत अच्छे तरीके से है। तो इस वजह से भी ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट इज़ मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग एंड व्हेन मिक्स टू द अदर मेटल, और ये थोड़ा सा चमकीला भी है और कहीं ना कहीं दूसरे मेटल के साथ बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एल्यूमिनियम के। ठीक है, इसके यूजेस क्या है भाई? यूजेस हम लोग पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट वगैरह, एरोप्लेन वगैरह में इसका यूज होता है। किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत जगहों पर यूज होता है। इट इज़ यूज टू मेकिंग यूटेंसिल्स, पैकिंग मटेरियल यूज होता है। एल्यूमिनियम फॉयल देखे होंगे कि एल्यूमिनियम फॉयल से क्या होता है, खाना वगैरह, फूड वगैरह हम लोग पैक वगैरह करते हैं। तो ये सब यूटेंसिल क्या, बर्तन वगैरह एल्यूमिनियम के रहते हैं। वायर रहते हैं, इट इज़ यूज टू मेकिंग वायर्स, वायर वगैरह जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वायर रहता है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम के थ्रू वायर बनाया जाता है। एंड इट इज़ गेन पॉपुलैरिटी टू सब्सटेंशियल स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्री, और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, जिंक इंडस्ट्री और लेड इंडस्ट्री में, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, ताकि साथ में ही यूजेबल साथ में कर सकें। जैसे स्टील के साथ एल्यूमिनियम मिलाकर कुछ बना दिए, या कॉपर के साथ एल्यूमिनियम बना के कुछ मिला दिए, या जिंक के साथ एल्यूमिनियम मिला दिए, लीड के साथ एल्यूमिनियम बना दिए। तो ये सब सारा एक बहुत एफिशिएंट वे में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म 2 का जो जो भी आ रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो भी आप लोगों को एक एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना होगा। ठीक है, और यही आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको 12th में कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ये आप लोग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो सोशल साइंस होता है। तो आप लोग आई होप सो अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से करोगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत मास इंडस्ट्री है। ट्रांजिस्टर सेट से टेलीविज़न वगैरह अगर जहाँ से बन रहा है, मतलब जो कॉइल से लेकर टेलीविज़न तक बनाने का काम यहाँ हो रहा है। कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से बनता है। टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, रेडियो वगैरह अच्छे से बन रहा है इसमें। स्पेस टेक्नोलॉजी पर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। एविएशन क्या हो गया, एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें इंक्रीज़ करा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें काम किया है। साथ ही में अगर बात किया जाए कि इट इज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑन लार्ज स्केल में, तो लार्ज स्केल में ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ सिंगल फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बिकॉज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। अब बीपीओ सेक्टर का बहुत बड़ा ये एक हब हो गया है, जिसके थ्रू जैसे कॉल सेंटर वगैरह, तो इस वजह से ये फॉरेन एक्सचेंज में और ज़्यादा मदद करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इंडस्ट्री अगर बोला जाए सॉफ्टवेयर को लेकर, तो इंडिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करके देता है बहुत लो कॉस्ट में। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। वी हैव 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हमारे पास 18 टेक्नोलॉजी पार्क है, विच प्रोवाइड हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू द सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, कि सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट को ये जो पार्क है, पार्क मेनली क्या है, इसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस वजह से हमारे देश का जो इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा एक योगदान है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हम लोगों ने, और ख़ास करके ये अच्छे से कर लेना है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हम लोगों ने डेवलप करा है। तो हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में, किस तरीके से डेवलप किया, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। और आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉपर नोट्स चाहिए आप लोगों को, इसी जो मैंने पढ़ा है इसका और डिटेलिंग नोट्स या यही नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9771782844 पर आप लोग मैसेज कर मांग सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोगों का लाइफ अच्छा हो, या आप लोग अच्छे से आगे बढ़ो, वही मेरी तमन्ना है।
तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही पार्ट सेकंड के लिए। एक और पार्ट आएगा इसका पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग ये चैप्टर को रैंप अप करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, सेकंड पार्ट ये वाला है, और थर्ड पार्ट बहुत जल्दी ही अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल स्काईनॉमिक्स एकेडमी पर। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच।